Dear students, in the previous lecture we have discussed about the various reasons for the air pollution, that is the causes of air pollution. We had discussed that the agents causing pollution were the air pollutants, and these air pollutants were divided into two major groups, that is primary air pollutants and the secondary air pollutants. Now, these primary and secondary air pollutants are having some of the essential gases also. Now, these essential gases or the suspended particulate matter have to be separated out of the rest of the material so that the environment can be protected. So here we are going to discuss about some of the ways to control the air pollution. We already know that in large industries like in textile industries, in cotton industries, in all these industries, there are specialized equipments that are used to reduce the pollution. As these are one of the major reasons of causing pollution, it is important to take the steps to remove the gases or to remove the particulate matter from the air, from the dirty air which is being released by them. So these industries have developed certain equipments which can reduce the gases or reduce the particulate matter and release a clean air in the environment so that it can lower down the risk to the humans. And therefore, here some of the methods of controlling the air pollutants are being discussed. First, we are discussing about how to control particulate matter. So there are two types of, as I said, control methods are for removal of particulate matter also and removal of harmful gases also. तो दो तरह के मेथड है. एक जो मेथड है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एयर में से मतलब डर्टी एयर में से पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर रहे हैं, और दूसरा जो कंट्रोल मेथड है उसमें हम गैसियस मैटर को अलग कर रहे हैं, मतलब हार्मफुल गैसेस को अलग कर रहे हैं, और दोनों में एंड में तो हम क्या रिलीज कर रहे हैं, क्लीन एयर इनटू द एनवायरनमेंट विच इज एट अ लोअर रिस्क टू हार्म द वेजिटेशन एंड ह्यूमंस. तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए दो तरह के टेक्निक्स होते हैं. एक होते हैं अरेस्टर्स और एक होते हैं स्क्रबर्स. दो तरह के मेथड्स यूज होते हैं. तो पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है सारे अरेस्टर मेथड्स. तो अरेस्टर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है साइक्लोनिक सेपरेटर. साइक्लोनिक सेपरेटर. दूसरा आता है ट्रेजेक्टरी सेपरेटर. साइक्लोनिक सेपरेटर्स होते हैं, ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स होते हैं, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. तो पहले हम बात करते हैं दैट हाउ डज अ साइक्लोनिक सेपरेटर वर्क. साइक्लोनिक सेपरेटर्स जो होते हैं वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर और क्लीन एयर को अलग किया जाता है, मतलब एयर में से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जाता है. अब वो कैसे करते हैं, तो गैसेस with the particulate matter is going to enter through this notch. So there is a vent from which the gases, the harmful gases and the particulate matter, मतलब जो भी इंडस्ट्री में से रिलीज हुआ है वो यहाँ से एंटर हो रहा है. अब यहाँ पे एंटर होने के बाद यहाँ पे बीच में एक रोटर है. द रोटर इज गोइंग टू कीप ऑन कंटिन्यूअसली गेट रोटेटेड. अब ये जो रोटेट होगा, ये रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगे उनकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे की जगह पे सेटल हो जाएंगे. मतलब पार्टिकल्स जो है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दैट इज कॉन्स्टेंटली रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है वो फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे एट दिस ऑब्लिक रीजन. और जो क्लीन एयर है इट इज लाइट इन वेट, अब उसमें पार्टिकल्स भी नहीं है, तो क्लीन एयर इज गोइंग टू एग्जिट आउट थ्रू अनदर वेंट. मतलब एक जगह से गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर एंटर हो रहा है, साइक्लोनिक रोटेटर्स में वो रोटेट हो रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, पार्टिकल्स जो है वो नीचे सस्पेंड हो रहे हैं, और क्लीन एयर जो है इट इज गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम हियर. एंड टाइम टू टाइम एट सर्टेन टाइम इंटरवल ये जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं उन्हें
कलेक्ट करके रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ऐसा प्रोविजन होता है जिसकी वजह से नीचे सेटल हुए पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए। तो ये एक तरह के अरेस्टर्स हुए जिन्हें कहते हैं हम साइक्लोनिक सेपरेटर्स। अब दूसरे जो है सेकेंड टाइप इज नोन एज ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। क्या वर्ड है? ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। ट्रेजेक्टरी मतलब यहाँ पे एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर में थ्रू वन ऑब्लिक नॉच द डर्टी एयर इज अलाउड टू पास थ्रू प्रेशर। मतलब एक प्रेशर थ्रू ये जो डर्टी एयर है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको ऑब्लिकली यहाँ पे अंदर एंटर होने देते हैं थ्रू फुल फोर्स। अब ऑब्लिकली एंटर होने देने पर जो फोर्स है उसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं मतलब हैवी सस्पेंडेड सब्सटेंसेस हैं वो नीचे आके सेटल हो जाते हैं और वो जो एयर रहती है वो ऊपर की तरफ रहती है एंड देयरफॉर द क्लीन एयर इज सेपरेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम हियर। वेरएस पार्टिकल्स जो है उनका तो वेट भी होता है और उसी की वजह से वो पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। मतलब डर्ट गेट सेटल्ड एट द बॉटम whereas the clean air from the chamber will exit out from the top। तो ये जो है इसे ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एयर को एंटर करते हैं ऑब्लिकली इनटू द चैम्बर। ये एक सेकेंड टाइप का मेथड होता है टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स और टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। फ्रॉम द एयर मतलब फ्रॉम द एयर दैट इज एमिटेड आउट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब थर्ड आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। स्टूडेंट्स ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, मोर एफिशिएंट देन साइक्लोनिक सेपरेटर्स, मोर एफिशिएंट देन ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द डर्टी एयर मतलब डर्टी एयर जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स को सबसे पहले चार्ज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकली। सो दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड दे फॉर्म अ कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज अराउंड देम। अब ये कैसे चलता है वो देख लेते हैं थ्रू द डायग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पार्ट है वो क्या है? डर्टी एयर कमिंग अलोंग विद द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन इट। तो डर्टी एयर जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है। सो देयर आर डस्ट पार्टिकल्स इन इट एंड द एयर विच इज एंटरिंग इज द डर्टी एयर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर अलाउड टू पास थ्रू द चार्जेस दैट इज नेगेटिव चार्ज वायर्स। नेगेटिव चार्ज वायर्स से पास होने पर ये जो डस्ट पार्टिकल्स इस तरफ आने वाले हैं वो कैसे हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। मतलब थ्रू द कोरोना मतलब वो जो डिस्चार्जेस बीच में मतलब ये जो लगाए हुए हैं नेगेटिवली चार्ज वायर्स वहां से जब पार्टिकल्स और डस्ट एंटर मतलब जो पूरा एयर एंटर होता है डर्टी एयर उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब चार्ज हो जाने पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे होते हैं कलेक्टिंग चैम्बर प्लेट्स। कलेक्टिंग चैम्बर प्लेट्स पे वो जो पार्टिकल है वो अपना चार्ज लूज करके नीचे सेटल हो जाता है। मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे ऑन दैट प्लेट्स। क्यों? क्योंकि वो तो पहले चार्ज थे। तो चार्ज जो होते हैं वो ये जो प्लेट्स हैं उन पे सेटल हो जाएंगे एंड दे विल गेट डिस्चार्ज और बाकी का जो एयर है दैट इज गोइंग टू एग्जिट आउट थ्रू द प्लेसेस एंड इट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड आउट। So this method is useful in those cases where the dust particles or the suspended particles present in the dirty air are charged। तो इन्हें चार्ज किया जाता है और चार्ज के बाद उनका चार्ज जो है वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे ऑन द प्लेट्स और क्लीन एयर जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो तीन मेथड्स अभी मैंने बताई these are just one of the few methods which can be used। मतलब एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक है साइक्लोनिक और एक है ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। इसके अलावा भी ऐसे मेथड्स हैं जैसे कि स्क्रबर्स हैं जो गैसेस को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, we were discussing about the methods to control air pollution. In the previous lecture, we had discussed about the pollutants, that is primary and secondary air pollutants. Now, after discussing about the pollutants, we had discussed that it is very important to control the air pollution. Now, controlling the air pollution was being done by several ways. There were several methods for controlling the air pollution.
The first thing that we were discussing were the arresters and the another were scrubbers. Arresters, there were different types of arresters which were usually meant for particulate matter. So the particulate matter which is present or which is being emitted out of the industries was trapped by using different types of arresters. Some of them were cyclonic arresters, in which by the rotatory movements, that is centrifugal forces, the particulate matter settled at the bottom, whereas the clean air was removed out. There was trajectory separators, and we have also discussed about the electrostatic precipitators. Electrostatic precipitators. The next type of method which can be used, which is an arrestor only, but this arrestor is also used for the removal of the particulate matter, and this arrestor includes gravity settling chamber. The name of the arrestor, that is gravity settling chamber. Now in this gravity settling chamber, the dirty air is passed through the large chamber. So there is a large chamber into which the dirty air will be entering. That is, the air from the industry, the air from the textile company is directly going to enter. Before releasing it into environment, it will be entering into a large size chamber. In this chamber, the particulate is going to settle at the bottom while the clean air is going to pass out. So whatever are the particles, these particles are going to settle at the bottom. As you can see over here, the particles are getting settled, whereas the clean air is going to exit out. However, these methods are not very efficient. Okay. So there are multiple methods, but not all the methods are used at the same time. Any one or two method is used, but still the only drawback of this methods is the particulate size. If it is less than 2 micrometers, then this type of settling tanks and this type of gravity settler chambers are not very much useful, because the particulate matter is very small in size, so it is not going to easily settle down into the chamber. मतलब वो नीचे settle होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका size बहुत ही छोटा होता है. जो particles का size nearly 10 micrometer या उससे ज्यादा होता है, तो ऐसे particles settle हो जाते हैं, पर जो छोटे size के particles होते हैं वो settle नहीं होते. The next type of method used is use of scrubbers. Scrubbers जो होते हैं वो ज्यादा popular होते हैं in the industries, और scrubbers previously सिर्फ particulate matter को separate करने के लिए use होते थे, but now they are also used for the removal of the gases like sulfur dioxide. तो SO2 जैसे गैसेस को रिमूव करने के लिए भी स्क्रबर्स यूज होते हैं, जबकि पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए भी स्क्रबर्स यूज होते हैं. तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है, मतलब एग्जॉस्ट मतलब जो डर्टी एयर है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, तो ये जो एग्जॉस्ट है इट इज फोर्सफुली अलाउड टू पास इनटू अ चैम्बर, और ये चैम्बर में ऊपर की तरफ से वाटर या तो फिर लाइम स्प्रे डाला जाता है. सो थ्रू अ पाइप द वाटर एंड लाइम विल बी इंट्रोड्यूस एंड देयर विल बी पोर्स प्रेजेंट इन दिस पाइप. तो ये जो पाइप है उसमें पोर्स है, तो पोर्स की वजह से वो जो वाटर या लाइम है दैट इज गोइंग टू स्प्रिंकल डाउन, मतलब नीचे की तरफ क्या होने वाला है, वो स्प्रिंकल होने वाला है. सो एज इट स्प्रिंकल्स, ये वाटर और लाइम के साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अटैच हो जाएगा, और ये पार्टिकुलेट मैटर नीचे जाके यहाँ पे सेटल हो जाएगा. बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट और स्मोक व्हेन गेट्स अटैच्ड विथ वाटर, आफ्टर इट्स अटैचमेंट इट बिकम्स स्लाइटली हैवी इन वेट, और हैवी हो जाने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है, और बाकी का जो क्लीन एयर है दैट इज गोइंग टू एग्जिट आउट. तो क्लीन एयर जो है दैट इज गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम अबव. सो एयर जो है वो क्लीन एयर रिमूव हो जाएगा, और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो नीचे नीचे सस्पेंड हो जाएगा. ये जो जगह है वहां से पार्टिकुलेट मैटर को टाइम टू टाइम रिमूव किया जाता है. तो ये है एक डायग्राम स्क्रबर का. आप देख लीजिए, यहाँ पे एक चैम्बर है. इन दिस चैम्बर द डर्टी एयर इज अलाउड टू एंटर थ्रू हियर,
एंड ये जो ऊपर का स्लॉट है यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर या लाइम स्प्रे किया जाता है, तो पार्टिकल्स जो है दे बिकम हेवी बाय कंबाइनिंग विद द वाटर, इसलिए पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे सब जगह पे सेटल हो जाएंगे और जो क्लीन एयर है दैट इज गोइंग टू एग्जिट आउट। तो ये होते हैं स्क्रबर्स। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने देखे थोड़े एरेस्टर्स के एग्जाम्पल देखे और स्क्रबर्स देखे। एरेस्टर्स और स्क्रबर्स दोनों मेनली पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं और साथ साथ में स्क्रबर्स आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस आल्सो। नाउ a very small sized particulate matters are not removed by such methods। तो ये जो methods हैं वो अभी मैंने कहा कि पार्टिकल का साइज अगर 2 या 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है तो फिर ये मेथड सक्सेसफुल रहते नहीं है। There is according to control, that is Central Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, that is CPCB, पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है वो ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हार्म करते हैं, right? So according to the CPCB, there is the particulate size if it is more or if it is less than 2.5 or 2.5 micrometer, तो ऐसे पार्टिकुलेट साइज जो होते हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? तो इफ दे आर इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स, अगर वो लंग्स में इनहेल हो रहे हैं देन दे विल बी कॉजिंग सेवरल ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, inflammation and damage to the lungs. In extreme cases it also leads to premature death। मतलब सारे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स ना तो नीचे सेटल होते हैं, मतलब वो सेटलेबल्स में आते ही नहीं है, तो एयर में ही प्रोमिनेंट रहते हैं और जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स तक जाके ब्रीथिंग, सफोकेशन और ये सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे दैट पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में ऐसा क्या हो सकता है सो दैट द पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड? Here we are discussing the ways to control the air pollution. Now, ways to control the air pollution, we had discussed that there can be use of different types of instruments, equipments which are being used at the industrial level, and these instruments which are being used like arresters or electrostatic precipitators or scrubbers are useful for removing the suspended particulate matter that is present in the air. They are also useful for the removal of the harmful gases that are present or released from the industries. So there can be use of different types of equipments, just like we discussed the arresters, electrostatic precipitators, and we have discussed about the scrubbers. Now we are going to discuss that most of the pollution which is prevalent in the environment, that is due to what? That is due to the automobiles, that is the vehicles. The vehicles in the cities, the use of vehicles in the cities is been increasing day by day. And this release of harmful gases as well as several suspended particles from these vehicular exhaust is going to be very much harmful for the humans as well as for the animals and the vegetation. So automobiles are the major cause of pollution in the metro cities. So in the metro cities, most of the pollution is due to what? It is due to the vehicular exhaust. Though industries and companies and everyone contributes to the air pollution, but about maximum pollution is due to the vehicular exhaust. So proper maintenance of the automobiles is very important. It is very important in order to get rid, or in order to, we cannot completely get rid of the pollution, but at least in order to reduce it, what can be done? The proper maintenance of the automobiles is very, very essential. Okay, so timely maintenance is essential. Second thing which can be done is use of lead free petrol.
or diesel, which can reduce the emission of the pollutants. So petrol which also contains lead, so such type of petrol should be avoided, and instead of that lead free petrol should be provided at all the places. However, it is being provided now. So lead free petrol which is available, that should only be used. And you might have seen that certain auto rickshaws, and they use by mixing of several fuels, and mixing several fuels will be responsible for emitting that black smoke, and that contains several harmful gases as well as particles. So that should not be done. So lead free petrol should be used, as well as lead free diesel should be used, and there should be no adulteration of these all fuels which are being used. So that can reduce the emission of the pollutants. The third and the very most important way in which the pollutants can be reduced is the use of catalytic converters. Use of catalytic converters. Catalytic converters are such equipments which are made up of heavy, expensive platinum, palladium and rhodium, which are used as catalysts. So in this equipments, metals like the rhodium and the platinum as well as the palladium are used in such equipments, and they are fitted into the automobiles. When such equipments of platinum or catalytic converters are being placed in the automobiles, they are responsible for reducing the emission of the harmful gases. So emission of the harmful gases can be reduced by the use of catalytic converters. What do this catalytic converter do? A catalytic converter will be responsible for converting some of the harmful gases into a useful one. For example, here it has been written that as the exhaust passes through the catalytic converter, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर में से जब एग्जॉस्ट जो है व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट जब वो पास होता है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एज वेल एज इट कन्वर्ट्स carbon monoxide and nitric oxide into carbon dioxide and nitrogen gas respectively. So this is unburned hydrocarbons are converted to CO2 and water. Same way carbon monoxide जैसे harmful gases है या nitric oxide जैसे harmful gases हैं, ये किसमें convert हो जाते हैं? They get converted into CO2 and they get converted into nitrogen gas, which are not harmful at all. And CO2 is harmful but only above certain limit. तो ऐसे conversions जो हो जाते हैं उसकी वजह से pollution जो है वो reduce हो जाता है. ऊपर से आपने शायद सुना होगा that there are 2-stroke engines, 4-stroke engines. तो better use of engines, better engines which are being prepared can also be useful for reducing the pollution. तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं व्हीकल्स के अंदर. हाउएवर इट विल बी मोर कॉस्टली बट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन. या तो फिर लीड फ्री पेट्रोल्स यूज हो सकते हैं, व्हीकल का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाना जरूरी है. ये सारी चीजें अगर ऑटोमोबाइल्स में कंप्लीटली एवरीवन फॉलोज देन इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द पोल्यूशन. अगर मोटर व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल किए गए हैं, द पेट्रोल विच शुड बी यूज्ड इज ओनली अनलीडेड पेट्रोल. दे शुड यूज द पेट्रोल विच इज लीड फ्री, बिकॉज द लीड इन द पेट्रोल इज गोइंग टू इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट. मतलब जो कैटालिस्ट है उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी if in the case this leaded petrol is being used. So in India, the Air Prevention and Control of Pollution Act, Air Prevention and Control of Pollution Act has been kept in force in 1981. 1981 से हमने ये एयर एक्ट मतलब एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है वो ऑलरेडी अमेंडमेंट मतलब इन्फोर्समेंट किया गया है. बट in later on in 1987
नॉइज जो है दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड अंडर अ पोल्यूटेंट, मतलब नॉइज जो है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी पोल्यूटेंट सिंस द ईयर 1987. What is noise? Noise is an undesired high level of sound. So an undesirable higher level of sound which we hear, that is known as the noise. And noise is having several physiological as well as psychological disorders in humans. ह्यूमंस में नॉइस की वजह से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स बहुत होते हैं ड्यू टू द कंटिन्यूअस हियरिंग ऑफ द नॉइस. Even low level of noise if it is heard for a very long time, तो chronic मतलब slowly भी अगर noise continue हो रहा है, then also it can cause permanent damage to the ears in the long run. Eardrum can get damaged, permanent hearing loss can occur, dizziness, headache are some of the symptoms due to continuous hearing of the noise. 150 decibel और मोर देन दैट नॉइज, अगर 150 से ज्यादा, तो 150 से ज्यादा होता है कई जगह पे, जैसे कि रेलवे स्टेशन जो होते हैं वहां पे ज्यादा नॉइज होता है, तो नॉइज की भी लिमिट होती है. अगर वो 150 डेसिबल या उससे ज्यादा है तो दैट कैन कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड इम्पेयर द हियरिंग एबिलिटी इन द लॉन्ग रन. मतलब 1987 में नॉइज को भी एज अ पोल्यूटेंट कंसिडर किया गया है. नॉइज जो है वो एक अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड है. नॉइज की वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन ह्यूमंस, एज वेल एज नॉइज अगर ज्यादा हो और कंटिन्यूअस आप सुनते हो उसे, देन इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू द ईयर ड्रम. सो व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज? ऑब्वियसली आपने देखा होगा देयर इज अ मफलिंग इफेक्ट, दैट इज एब्जॉर्बेंट ऐसे यूज किए जाते हैं थिएटर्स के अंदर जिसकी वजह से साउंड प्रूफिंग रहता है और साउंड बाहर नहीं जाते, तो वो एक टेक्निक यूज कर सकते हैं. प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन द रिडक्शन ऑफ द नॉइज. इसके अलावा जो वेडिंग्स होते हैं और उन सब में जो क्रैकर्स और उनके आवाज होते हैं तो वो भी लिमिट कर देने चाहिए. इट शुड बी लिमिटेड फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ओनली सो दैट देयर कैन बी रिडक्शन इन द नॉइज पोल्यूशन. तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक है और आपने पहले पढ़ी भी होगी दैट हाउ कैन यू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन. So this was all about the control of air pollution और air pollution में ही noise आ जाता है, so control of noise pollution भी आ जाता है. Next lecture में अब हम देखेंगे a case study of Gujarat and case study of Delhi for the air pollution.